क्लास 9th सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हम इतिहास इकाई 1 पढ़ेंगे, जिसके पाठ का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, बुक सभी के पास है और बुक्स पढ़ने के बाद जो ओवरऑल निकल के आता है वो आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें मेन पॉइंट जो आते हैं वो होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्न पढ़ेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। तो अति लघुत्तरीय जो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जब उनको अच्छे से हम समझ लेते हैं तो हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिन के जेल ध्वंस के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय किस राजवंश का शासन था, कौन शासन करता था। ठीक है, तो एक लाइन का आंसर है बूर्बो। ठीक है, बूर्बो वंश का शासन था। नेक्स्ट है, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग में कौन से लोग सम्मिलित हैं, मतलब कौन सा वर्ग है जिनको विशेष अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये है एस्टेट के पादरी वर्ग, ठीक है, एवं कुलीन वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे। नेक्स्ट है, तृतीय वर्ग से कौन संबंधित थे। ठीक है, उत्तर है प्रथम एवं द्वितीय वर्ग, जिनसे कुलीन एवं पादरी वर्ग संबंधित थे को छोड़कर सभी तृतीय वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तृतीय वर्ग से कौन संबंधित था, जो प्रथम वर्ग में आते थे उनको छोड़कर सभी तृतीय वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांस का कौन सा वर्ग सभी करों की अदायगी करता था। तृतीय वर्ग के लोगों द्वारा सभी करों की अदायगी की जाती थी। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर है, फ्रांस का कौन सा वर्ग था जो सभी करों की अदायगी करता था। अदायगी मतलब अदा करता था, देता था, कर को देता था। ठीक है, तो तृतीय वर्ग के लोगों के द्वारा सभी करों की अदायगी की जाती थी। समझ में आया, अदायगी मतलब कर देना। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना। 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना। तो 18वीं सदी में फ्रांस मध्यम वर्ग के उदय का साक्षी बना, मतलब जिसने वर्ग को सपोर्ट किया था, कौन से वर्ग को, मध्यम वर्ग को सपोर्ट किया था। ठीक है, उसका साक्षी बना। नेक्स्ट है 7, ये वापस से रिपीट हुआ है कि 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना। तो आपको पता चल गया 18वीं सदी में फ्रांस मध्यम वर्ग के उदय का साक्षी बना, गवाह बना। ठीक है, फिर है 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था, जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। 18वीं सदी में एक कर था जिसे वसूला जाता था, उस कर का नाम बताना है। तो वो है 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम टाइल था। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता था, वो होता था टाइल। ठीक है, टाइल ध्यान रखना और याद कर लेना। नेक्स्ट, जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। आगे 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था, जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। ये भी रिपीट हुआ है, 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम टाइल था, जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, आगे है 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक के रचयिता का नाम लिखना। ठीक है, 2 पुस्तकों के नाम दिए जाएंगे आपको, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है उसका। ठीक है, द सोशल कॉन्टैक्ट रूसो द्वारा रचित है। एक बुक्स का नाम था द सोशल कॉन्टैक्ट, ये बुक का नाम है। ठीक है, रूसो द्वारा रचित है, इसे रूसो ने लिखा था। ठीक है, 2 बुक का नाम पूछा है उन्होंने 8वें क्वेश्चन में। पहली बुक थी द सोशल कॉन्टैक्ट, जिसको रूसो ने लिखा था। नेक्स्ट है लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये वॉलेंटियर द्वारा रचित है। ठीक है, दोनों बुक्स के नाम याद होने चाहिए और दोनों बुक्स को किसने लिखा ये भी याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वोट
का विचार रूसो की किस पुस्तक में है? मतलब एक व्यक्ति एक वोट दे, इस प्रकार का विचार रूसो की किस पुस्तक में लिखा है? तो रूसो ने ये विचार द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब ये हमने बुक्स का नाम ऊपर पढ़ा था ना, इसलिए बोल रहे हैं बुक्स के नाम याद होने चाहिए। रूसो ने ये विचार द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रयुक्त किया था। ठीक है, इजी है ना दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट, रोबेस्पियर सरकार द्वारा किए गए किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कौन से दो कार्य किए गए थे? रोबेस्पियर सरकार द्वारा किए गए दो कार्य निम्न है। नंबर 1, कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना। कानून बनाकर मजदूरी की कीमत और कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना, ये उनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट है गोश्त एवं पाव रोटी की रोशनिंग कर दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट है 20 जून 1789 को तृतीय एस्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 1789 को तृतीय एस्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो तृतीय एस्टेट का नेतृत्व मिरावियो और आवेसिये द्वारा किया गया। ये नाम है, ओनली नाम है, इन नामों को तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे तृतीय एस्टेट जनरल से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है ये? तो ये एक राजनीतिक संस्था थी, इस संस्था का नाम है। ठीक है, जिसे फ्रांसीसी राजतंत्र द्वारा नियंत्रित किया गया। ठीक है, इसे भी याद करना है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संविधान के अनुसार मानव के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक ठीक है कौन से हैं? अभिव्यक्ति, देखते क्या लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और सभी के एक समान कानून व्यक्ति के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकार है। ये अधिकार लिखा है। ठीक है, अधिकार है ये। दोबारा पढ़ देती हूँ मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। फ्रांसीसी संविधान के अनुसार मानव के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक लिखा है ये। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार कौन से हैं? तो उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब समझते हैं आप स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और सभी के एक समान कानून, मतलब सभी को एक समान कानून होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकार है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और सभी के लिए एक समान कानून की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इसके नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जैकोबिन क्लब के मुख्य नेता कौन थे? एक क्लब है, इस क्लब का नाम है जैकोबिन, उस क्लब के नेता कौन थे? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबियन क्लब के मुख्य नेता थे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबियन क्लब के मुख्य नेता थे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है, शोकुलात के साथ पहने जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? शोकुलात के साथ पहने जाने वाली, वो एक लाल टोपी भी पहनते थे, उसका क्या मतलब था? ठीक है, शोकुलात के साथ पहने जाने वाली लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। किसका? स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 1792 ईस्वी में निर्मित असेंबली ठीक है का क्या नाम था? असेंबली मतलब समझ रहे हैं आप, जो प्रेयर होती थी ना, उसका क्या नाम था? 1792 ईस्वी में निर्मित असेंबली का नाम कन्वेंशन था। किसके द्वारा फ्रांसीसी राजतंत्र का उन्मूलन किया गया? 21 सितंबर 1792 में कन्वेंशन के द्वारा फ्रांसीसी राजतंत्र का उन्मूलन किया गया। ठीक है, जिसको हम कन्वेंशन बोले नवनिर्वाचित सभा, नई सभा, जिसका नई सभा मनाई जाती है। ठीक है, फिर फ्रांसीसी महिलाओं को, जो फ्रांस की महिलाएं थीं, उनको मताधिकार मतलब अपना मत देने का अधिकार, अपना वोट देने का अधिकार कब मिला? ठीक है, तो वर्ष 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उन्हें वोट डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 में। ठीक है।
नेक्स्ट, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जो महिला और नागरिक के लिए था, लेकिन वो पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ओलंप द गूज, ये नाम है, ओलंप द गूज द्वारा 1791 ईस्वी में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्ता का उन्मूलन कब हुआ? 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्ता का उन्मूलन हुआ। ठीक है। उपनिषदों में दास्ता मतलब एक लिखा पढ़ी का जो काम था उसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। ठीक है। लेकिन ये इतिहास की भाषा है, उसी भाषा को यूज़ करना है। इसमें सन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सन में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतिहास में ये सन ही होते हैं कि किस सन में क्या हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कब और कहाँ पराजित हुआ? ठीक है। 1815, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। नेपोलियन बोनापार्ट कब और कहाँ पराजित हुआ, कहाँ हारा? 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में अंततः पराजित हुआ। वाटरलू, ये इम्पोर्टेंट है। वाटरलू के नाम से भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी देखे हैं, ये पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेपोलियन बोनापार्ट कब और कहाँ, तो कहाँ कब? 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वाटरलू, इसमें परास्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, वे कौन भारतीय थे जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित हुए? वे कौन भारतीय थे जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित हुए? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ऐसे भारतीय थे जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित हुए। मतलब टीपू सुल्तान और राजा मोहन को फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ठीक है। आगे है, मोंटेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किस उद्देश्य को इंगित किया गया है? मोंटेस्क्यू द्वारा शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। मतलब मोंटेस्क्यू की पुस्तक में द स्पिरिट ऑफ द लॉज किस उद्देश्य को इंगित करता है? मतलब इस टॉपिक में ये नाम जो आया है इस बुक्स में, ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना चाहता है कि इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ठीक है। आगे है, तीसरे स्टेट की, स्टेट मतलब दूसरी जगह की अधिकांश महिलाएं किस तरह के कार्य करती थीं? तीसरे स्टेट की महिलाएं किस प्रकार का कार्य करती थी? देखिए, तीसरे स्टेट की महिलाएं, अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जीविका निर्वाह मतलब अपने जीवन के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो करती थी, कि हमारी लाइफ कैसे हम गुजारें। ठीक है। जैसे वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। इसी प्रकार ये अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को बीच में रोक लीजिएगा, पढ़ना है, समझना है। ठीक है। और फिर लिखना है। इसमें सन बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।